नमस्कार दोस्तों, झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एकेडमी के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग संथाल जनजाति और उनकी शासन व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। संथाल झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है और यह झारखंड की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति भी है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में संथालों की कुल आबादी 27,54,723 है, जो कुल जनजातीय आबादी का 31.86% है। यह कहीं कहीं 34% भी मिलता है। यह भील एवं गोंड के बाद भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। संथालों का इतिहास काफ़ी प्राचीन है। ओस्लो विश्वविद्यालय के शोध से पता चलता है कि यह खाना बदोश समुदाय मूल रूप से उत्तरी कंबोडिया के चंपा राज्य में रहता था तथा आज से लगभग 3000 से 4000 वर्ष पहले ये भारत आकर छोटानागपुर पठार में बस गए। भारत में अंग्रेजों के आने के पूर्व संथालों का इतिहास मुख्यतः लोकगीतों एवं मौखिक रूप से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रही, किंतु अंग्रेजों के आगमन के बाद संथालों के बारे में लिखित साक्ष्य उपलब्ध होने लगे। ऐतिहासिक साक्ष्यों से पता चलता है कि संथाल भारत में आर्यों के पूर्व ही आए थे। एसी क्लोटन ने अपनी पुस्तक द ऋग्वेद एंड वैदिक रिलीजन में यह लिखा है कि भारत में संथाल आर्य से पहले रह रहे थे। स्क्रैप्सरूड तथा दूसरे विद्वान जिन्होंने संथालों के उत्पत्ति से संबंधित पश्चिम उत्तर नियम का प्रतिपादन किया है, उनका कहना है कि संथाल आर्यों से पहले ही खेवर एवं बोलन घाटी को पार करते हुए भारत पहुँचे। झारखंड में संथालों के होने का साक्ष्य पहली बार हंटर और रिजले की पुस्तक में प्राप्त होता है। इनमें संथालों का क्रमबद्ध इतिहास तुगलक वंश के शासन काल के समय से प्राप्त होता है। इसमें छोटानागपुर पठार के चाय चंपा को संथालों का घर बोला गया है। संथाल जनजाति झारखंड में मुख्य रूप से संथाल परगना प्रमंडल में निवास करती है, जिसे पूर्व में दामिन ए कोह के नाम से भी जाना जाता था। झारखंड के अलावे यह जनजाति बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा असम राज्यों में भी निवास करते हैं। इस जनजाति को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के साउथ क्षेत्र में लंबे समय तक रहने के कारण साउतार कहा जाता था, जिसे कालांतर में चलकर संथाल कहा जाने लगा। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश सरकार ने संथालों को अस्थायी रूप से बसाने का प्रयास आरंभ किया। संथाल परगना में संथालों के बसने से पहले सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया जनजाति राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में निवास करती थी। संथालों के इस क्षेत्र में आगमन के पश्चात वर्षों तक संथालों तथा पहाड़िया जनजाति के बीच पुश्तैनी दुश्मनी बनी रही। इनकी समस्या के समाधान के लिए भागलपुर के तत्कालीन संयुक्त दंडाधिकारी सदरलैंड ने 1819 ईस्वी में सरकार से इनके लिए पृथक प्रदेश बनाने की सिफारिश की, जिसके आधार पर 1832-33 में ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिन ए कोह की स्थापना की गई। दामिन ए कोह का पर्वतीय भूभाग पहाड़िया जनजाति के लिए आवंटित किया गया, जबकि पर्वतीय भूभाग के आगोश में फैले लगभग 500 वर्ग मील का क्षेत्र संथाल जनजाति के बसाव के लिए निर्धारित किया गया। संथाल जनजाति की भाषा संथाली है, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की एक भाषा है, जबकि इनकी लिपि ओल चिकी है। प्रजातीय दृष्टिकोण से संथाल प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड ग्रुप से आते हैं। संथालों की सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताएं अपने आप में विशिष्ट है। यह जनजाति अस्थायी रूप से गांवों में निवास करती है और इनके समाज में समगोत्रीय विवाह वर्जित है। संथाल समाज में विवाह को बापुला के नाम से जाना जाता है और इनके यहाँ विभिन्न प्रकार के विवाह पाए जाते हैं, जैसे किरिंग बापला, दीपिल बापला, किरिंग जवाई,
इतुद बापला, सेवा बापला, सांगा बापला इत्यादि। संथालों में विवाह के अवसर पर वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को वधू मूल्य दिया जाता है, जिसे पोन कहा जाता है। संथाल समाज 4 हडों अथवा वर्गों में विभाजित होता है, जिसमें प्रथम किस्कू हड, द्वितीय मुर्मू हड, तृतीय सोरेन हड और चौथा मरूडी हड होता है। संथालों में 12 गोत्र पाए जाते हैं, जिसमें हांसदा, मुर्मू, किस्कू, हेम्ब्रोम, सोरेन इत्यादि प्रमुख है। इनके यहाँ गोत्र को किली तथा उपगोत्र को खूट के नाम से जाना जाता है। संथाल जनजाति में युवा गृह भी पाया जाता है, जहाँ युवक युवतियों को अपने सामाजिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों एवं परंपराओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। इनके युवा गृह को घोटुल के नाम से जाना जाता है। इस युवा गृह में युवक युवतियों को यौन शिक्षा भी प्रदान की जाती है, ताकि वे आगे चलकर सफल दाम्पत्य जीवन जी सके। संथाल जनजाति में विभिन्न प्रकार के पर्व त्यौहार भी मनाए जाते हैं। इनके त्योहारों की शुरुआत आषाढ़ माह से होती है। इनके प्रमुख त्योहारों में सरहुल, बाहा, सोहराय, एरोक, हरियाड़, बंदना, कर्मा इत्यादि प्रमुख है। सरहुल पर्व संथालों का एक मुख्य पर्व है, जिसे ये लोग ब पर्व के रूप में मनाते हैं। यह प्रकृति से संबंधित त्यौहार है, जो प्रत्येक वर्ष चैत माह के बसंत मौसम में मनाया जाता है। इस समय साल के वृक्ष पर नए फूल खिलते हैं, इसलिए इसे फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है। वहीं बाहा पर्व फागुन माह में मनाया जाता है। यह होली के रूप में मनाया जाता है। सोहराय संथालों का एक मुख्य पर्व है। यह झारखंड में संथालों का सबसे बड़ा पर्व भी है, जो कार्तिक माह में फसल कटाई के समय धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व के अवसर पर पशुओं को नहला धुलाकर उनकी पूजा की जाती है तथा घर की दीवारों पर पेंटिंग भी बनाई जाती है। एरोक पर्व आषाढ़ माह में बीज बोते समय मनाया जाता है, जबकि सावन माह में अच्छी फसल के लिए ये लोग हरियाड़ पर्व मनाते हैं। बंदना पर्व कार्तिक माह में मनाया जाने वाला पर्व है, जो मुख्य रूप से पशुओं से संबंधित है, जबकि कर्मा पर्व भादो माह में मनाया जाता है। संथाल जनजाति में माह को बोंगा कहा जाता है और इनके वर्ष की शुरुआत भी माघ बोंगा से होती है। संथालों के सबसे प्रमुख देवता सिंह बोंगा होते हैं, जिन्हें ठाकुर भी कहा जाता है, जबकि इनके दूसरे सबसे प्रमुख देवता मारंग बुरु होते हैं। संथालों के ग्राम देवता को जाहिर एरा कहा जाता है, जिनका निवास स्थल जाहिर थान होता है। संथालों के गृह देवता ओड़ाक बोंगा होते हैं। संथालों में शव को जलाने और दफनाने दोनों की प्रथा प्रचलित है। सनातन संथालों को बोंगा होड के नाम से जाना जाता है। संथाल जनजाति के आजीविका का मुख्य आधार कृषि है और धान इनकी मुख्य फसल है। संथाल जनजाति के लोग बुनाई के कार्य में भी अत्यंत कुशल होते हैं। ये चावल से बनने वाले शराब का सेवन करते हैं, जिसे हड़िया या पोचाई कहा जाता है। संथालों में राजनीतिक संगठन की बात की जाए तो इनके शासन व्यवस्था को मांझी परगना शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। संथालों ने इस शासन व्यवस्था को सौरिया पहाड़िया जनजाति से ग्रहण किया है। संथालों को जब दामिन ए कोह क्षेत्र में बसाया गया तो वहाँ पहले से ही सौरिया पहाड़िया जनजाति निवास करती थी, अतः स्वाभाविक रूप से संथालों के शासन व्यवस्था में सौरिया पहाड़िया जनजाति के शासन व्यवस्था का प्रभाव पड़ा है। संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था, जिसे मांझी परगना शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, यह 3 स्तरों पर विभाजित होती है। प्रथम स्तर, जिसका गठन ग्राम स्तर पर किया जाता है,
इसके प्रमुख पदाधिकारी के रूप में मांझी, जोग मांझी, प्राणिक, जोग प्राणिक, गुड़ाइत, नायके, कुड़ाम नायके, लासे टोंगोय, सुसारिया, चौकीदार, भगदो प्रजा जैसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं। ये सभी पदाधिकारी मिलकर ग्राम स्तर पर शासन व्यवस्था को संचालित करने का कार्य करते हैं। मांझी परगना शासन व्यवस्था में 5 से 8 गांवों को मिलाकर द्वितीय स्तर का निर्माण होता है, जिसका प्रधान देश मांझी या मोड़े मांझी कहलाता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में 15 से 20 गांवों को मिलाकर एक परगना का गठन किया जाता है। परगना मांझी शासन व्यवस्था का तृतीय स्तर होता है, जिसका प्रधान परगनैत होता है। परगना से ऊपर भी किसी किसी क्षेत्र में दिसुम परगना का गठन होता है, जिसका प्रधान दिसुम परगनैत कहलाता है। इस प्रकार संथालों की मांझी परगना शासन व्यवस्था के अंतर्गत 3 स्तरों पर शासन प्रशासन का कार्य किया जाता है और सभी प्रकार के समस्याओं का समाधान किया जाता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था की संरचना में ग्राम स्तर पर प्रत्येक गांव में एक पंचायत होता है, जिसका प्रधान मांझी होता है। मांझी को शासन संचालन के लिए प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार प्राप्त होता है। यह हत्या जैसे गंभीर अपराधों को छोड़कर जमीन जायदाद, तलाक, आपसी झगड़े, विवाह आदि संबंधित समस्याओं का समाधान करता है। मांझी को लगान वसूलने से लेकर विवाह संबंध स्थापित करने तक का अधिकार प्राप्त होता है। मांझी की सहायता के लिए जोग मांझी होता है, जो शासन संबंधी कार्यों के सुचारू रूप से संचालित करने में मांझी की सहायता करता है। यह मुख्य रूप से जन्म तथा विवाह संबंधी मामलों पर अपना सलाह देता है और साथ ही वैवाहिक समस्याओं को सुलझाता है। यह युवाओं का नेता होता है और शादी विवाह में युवक युवतियों का नेतृत्व भी करता है। शादी विवाह से संबंधित मामलों में जोग मांझी ही फैसला सुनाता है। यह मांझी के उप सचिव के रूप में कार्य करता है। संथाल समाज में यदि कोई कुंवारी लड़की गर्भवती होती है तो इसकी सूचना सबसे पहले जोग मांझी को दी जाती है और अवैध संतान पैदा होने पर इसका नामकरण जोग मांझी के गोत्र पर कर दिया जाता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में प्राणिक नामक अधिकारी भी होता है, जो उप मांझी के रूप में कार्य करता है। मांझी की अनुपस्थिति में उसका कार्य प्राणिक ही करता है। यह किसी अपराध के मामले में दंड सुनिश्चित करने का कार्य करता है। इसके अलावे जोग प्राणिक भी होता है। यह उप जोग मांझी होता है, जो जोग मांझी की अनुपस्थिति में उसका कार्य करता है। इसे हरकारा भी कहा जाता है। इस शासन व्यवस्था में गुड़ैत नामक अधिकारी होता है, जो गांव का संदेशवाहक होता है। यह मांझी के आदेशों को ग्रामीणों तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसके अलावे यह मांझी के सचिव के रूप में भी कार्य करता है। गांव के पूजा पाठ में यह खजांची का कार्य करता है और इसे पूरे गांव की जनसंख्या तथा परिवार की जानकारी होती है। गांव के धार्मिक प्रधान के रूप में नायके होता है और किसी भी प्रकार के धार्मिक अपराध के मामले में नायके ही फैसला करता है। यह मुख्य रूप से गांव के अंदर के देवी देवताओं का पूजा पाठ करता है। नायके की सहायता के लिए कुड़ाम नायके होता है, जो उप नायके के रूप में कार्य करता है और यह मुख्य रूप से गांव के बाहर के देवी देवताओं का पूजा पाठ करता है। गांव को बाहरी हमलों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक संगठन होता है, जिसका प्रमुख लासर टेंगोय कहलाता है। इस शासन व्यवस्था में सभा को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सुसारिया होता है, जबकि अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए एक चौकीदार भी होता है। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत गांव के कुछ प्रमुख लोगों को मिलाकर
एक दल का निर्माण किया जाता है जो लड़ाई झगड़ा आदि मामलों में विचार विमर्श के लिए पंचायत में उपस्थित होते हैं। इन्हें भगदो प्रजा के नाम से जाना जाता है। संथालों के परंपरागत शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन के दूसरे स्तर पर देश मांझी या मोड़े मांझी होता है। 5 से 8 गांव के प्रधान को देश मांझी कहा जाता है। यदि किसी मामले को मांझी नहीं सुलझा पाता है तो उसे देश मांझी के पास भेज दिया जाता है। यह परगनैत का सहायक होता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था के अंतर्गत 15 से 20 गांवों को मिलाकर एक परगना का निर्माण किया जाता है, जिसका प्रधान परगनैत कहलाता है। यह सभी गांव के मांझियों का प्रधान होता है। जिस मामले को देश मांझी नहीं सुलझा पाता है उसे संबंधित गांव के मांझी द्वारा परगनैत के पास लाया जाता है। इसके अलावे परगनैत को बिटलाहा करने का अधिकार होता है, जिसके अंतर्गत किसी अपराधी व्यक्ति को समाज से बाहर निकाल दिया जाता है। यह संथाल समाज में सबसे कठोर दंड माना जाता है। कुछ क्षेत्रों में 70 से 80 गांवों को मिलाकर परगना से ऊपर एक दिसुम परगना का गठन किया जाता है, जिसका प्रधान दिसुम परगनैत कहलाता है। जिन मामलों का निपटारा परगनैत की सभा में नहीं हो पाता है उसे दिसुम परगना में लाया जाता है। इस प्रकार मांझी परगना शासन व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर न्यायिक कार्य किए जाते हैं और इसी के अनुसार संथाल समाज में सभी प्रकार के मामलों को सुलझाया जाता है। संथाल जनजाति के इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के दंड का भी प्रावधान किया जाता है, जिसके अंतर्गत किसी अपराधी व्यक्ति को दंड दिया जाता है। संथाल समाज का सबसे कठोर दंड बिटलाहा है, जिसके अंतर्गत अपराधी व्यक्ति को सामाजिक बहिष्कार कर उसे गांव से निकाल दिया जाता है। इस प्रकार का दंड मुख्य रूप से यौन अपराध के मामले में दिया जाता है, परंतु यदि अपराधी व्यक्ति क्षमा याचना करते हुए पूरे गांव को जाति भोज देने के लिए राजी हो जाता है तो उसकी बिटलाहा की सज़ा को समाप्त भी किया जा सकता है। संथाल समाज का सबसे हल्का दंड करेला दंड होता है, जिसमें अपराधी व्यक्ति पर 5 से 150 रुपया तक का जुर्माना लगाया जाता है। संथाल जनजाति में गांव की पंचायतें एक विशेष स्थान पर बैठती है, जिसे मांझी थान कहा जाता है। इस जगह पर महिलाओं को जाना वर्जित होता है। संथालों का उच्चतम न्यायालय लोबीर सेंद्रा है, जो पुरुलिया के समीप अयोध्या पहाड़ में प्रत्येक वर्ष बैसाख माह में सेंद्रा पर्व के अवसर पर आयोजित होता है। संथालों का एक शिकारी परिषद भी होता है, जिसे सेंद्रा बेंसी के नाम से जाना जाता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में माघ सिम के अवसर पर पंचायत के सभी पदाधिकारियों का चयन किया जाता है। इस प्रकार मांझी परगना शासन व्यवस्था संथाल जनजातियों की एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था है, जिसे यूल्स रूल 1856 के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा कानूनी मान्यता प्रदान की गई थी। आज भी संथाल क्षेत्रों में यह शासन व्यवस्था पाई जाती है, किंतु आधुनिक पंचायत आने के बाद मांझी परगना शासन व्यवस्था की उपयोगिता थोड़ी कम हुई है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने संथाल जनजाति और उनकी शासन व्यवस्था को विस्तार से जाना। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप आगे और भी जनजाति के बारे में इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।